गाइस, स्टोरी में दिखाई गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी अ नाइट ऑफ रोमांस। सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए। अरमान दिल आयशा स्पेशल। आज आयशा ने अपनी जिंदगी का वो पल महसूस किया था जिसे वो कभी नहीं भुला पाएगी। ये पल हमेशा एक अनमोल याद की तरह उसकी जिंदगी के पन्नों में छप जाएगा। आयशा की आंखें नम हो चुकी थी पर होंठों पे मुस्कान कई गुना ज्यादा थी। वो मुस्कुराते हुए इस खूबसूरत समा को देखे जा रही थी। वाकई तस्वीरों और वीडियो में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो अरोरा की हकीकत की खूबसूरती को बयां नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा दृश्य था जो सिर्फ आंखों से देखने के लिए बना था और जिसे आप खुद उस जगह पर जाकर महसूस कर सकते थे। आसमान में जगमगाती नेचुरल हरी रोशनी इस हद तक लुभावनी थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और एक लंबी और मंत्रमुग्ध कर देने वाली इस हेलीकॉप्टर राइड के बाद आखिरकार अरमान ने हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड किया। उतरने से पहले उसने एक दफा आयशा को देखा जो अब भी मुस्कुराते हुए अपने आसपास का नजारा देखे जा रही थी। उसे देखते हुए अरमान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर नीचे उतर गया। दूसरी तरफ आकर उसने आयशा की सीट का दरवाजा खोला, जिसके चलते अब जाकर उसकी नजरें बाहर खड़े अरमान पर जा ठहरी। वो उसे देखती रही जब अरमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आयशा ने एक नज़र उस हाथ को देखा और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जिसे थामकर अरमान ने आयशा को बाहर निकाला कि तभी अचानक से उसकी हील्स पैरों से फिसल गई, जिस कारण उसके कदम डगमगा गए। मगर अरमान के रहते भला आयशा कैसे गिर सकती थी। उसने तुरंत आयशा को अपनी बाहों में खींच लिया। आयशा के हाथ मजबूती से अरमान के कंधों पर आ गड़े और वो उसके बेहद करीब आ गई। यहाँ बाहर का माहौल काफी ठंडा था। हालांकि आयशा ने एक मोटी जैकेट पहन रखी थी, पर बावजूद इसके उसे सर्दी लग रही थी। लेकिन ये पल इतना सुहावना था कि इसके आगे आयशा को सर्दी भी मामूली सी लग रही थी। और अब जाकर उसने अरमान की आंखों में देख सवाल किया, आप जानते थे मैं इस जगह पर आना चाहती हूँ। आयशा के हाथ अब भी उसी कदर अरमान के कंधों पर धंसे थे। तो यहाँ अरमान ने उसके गालों पर अपना एक हाथ रख कहा, तुमसे जुड़ी हर बात तुमसे ज्यादा जानता हूँ मैं। ये सुन आयशा की आंखों में एक प्यारी सी चमक आ गई। उसने अपनी नजरें तररते हुए कहा, आप क्यों कर रहे हैं मेरे लिए इतना? मेरे हर सपने पूरे कर रहे हैं आप, और मुझे। शश शश। अरमान ने उसके होंठों पर उंगली रख उसके लबों को खामोश कर दिया। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ इस बात का अंदाजा मुझे खुद नहीं, क्योंकि मेरे कुछ भी करने की कोई हद नहीं। अरमान मलिक की दीवानगी बेहद होती जा रही थी। और यहाँ आयशा का दिल भर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आएगा जिसे अक्सर लड़कियां अपने सपनों का राजकुमार कहती हैं, जो उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करे, जो उनके लिए दुनिया तक जला देने का दम रखे और उसके एक आंसू पर तबाही ले आए। आयशा सीधा अरमान के सीने से जा लगी। उसका छोटा सा कद मुश्किल से अरमान के चौड़े सीने तक आ पाता था। वो उसकी बाहों में सिमटी हुई बेहद प्यारी और नाजुक लग रही थी कि तभी अरमान ने धीरे से उसे खुद से अलग किया। यहाँ आयशा ने उसकी आंखों में देखा और उसी पल अरमान ने अपने हाथ से इशारा कर उसे मुड़कर देखने को कहा। ये देख आयशा ने पहले सवालिया नजरों से अरमान को देखा और फिर वो हैरानी से पलटी कि तभी अचानक से उन आसमान में झिलमिलाते अरोरा के बीच लेजर लाइट से कुछ लिखने लगा। और दूसरी तरफ कहीं रखे म्यूजिक सिस्टम से ऐसी आवाज आए मानो आसमान में आतिशबाजियां हो रही हों, और उस आवाज के साथ ही आसमान में अरोरा के बीच लेजर लाइट से बड़े बड़े शब्दों में JANMDIN मुबारक मान की जान लिख गया। ये देखते ही आयशा की आंखें फटी रह गईं। अचानक से ये क्या हुआ, इस बात का इल्म तो खुद आयशा को ना हुआ। उसका दिल इस कदर धड़क उठा जैसे वो अभी कौन कर बाहर आ जाएगा। आंखों के साथ साथ मुंह भी खुला का खुला रह चुका था। इन सब पर यकीन करना बहुत मुश्किल था आयशा के लिए, हद से ज्यादा मुश्किल। स्पीकर से लगातार आतिशबाजी की आवाज आ रही थी और आसमान में वो बड़े बड़े शब्द झिलमिला रहे थे। ये दृश्य शब्दों में नहीं समेटा जा सकता, क्योंकि कुछ नज़ारे सिर्फ महसूस करने के लिए बने होते हैं, और ये वही नज़ारा था। आयशा स्तब्ध खड़ी रह गई जब अचानक से अरमान ने पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अपना एक हाथ उसके पेट रख, दूसरे हाथ से उसके कंधों पर रखे बालों को एक किनारे करते हुए वो उसके कानों के करीब आकर बेहद इंटेंस और पागल कर देने वाली आवाज में बोला, जन्मदिन मुबारक हो मान की जान। ये कहते ही अरमान ने उसकी गर्दन के किनारे को चूम लिया और अब जाकर आयशा को महसूस हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। ये ऐसी हकीकत जो अब उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद में तब्दील होने वाली है। आज उसका जन्मदिन है, जिसके बारे में वो पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसे दूर दूर तक याद नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का इतना खास दिन है। और अपने इस खास दिन पर आयशा ने इतना कुछ देख लिया था, तो भला अब कैसे खुद को रोने से रोक पाती वो। अब तो रोना लाजमी था, क्योंकि इतने सारे हसीन पल अचानक से उसकी झोली में आ गिरे थे। वो अचानक से बच्चों की तरह फफक पड़ी और एक पल ना लगा कि एक झटके में पलटकर अरमान के सीने से जा लगी। तो वही अरमान ने कसके उसे अपनी बाहों में समेट लिया और कुछ पलों तक उसे सिसकते रहने दिया। यहाँ आयशा निशब्द हो गई थी।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज जो कुछ उसने महसूस किया जैसे अरमान के सामने जाहिर कैसे करे, क्योंकि उसके पास कोई शब्द नहीं बचे थे। तो यहाँ अरमान ने बेहद आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और फिर उसके आंसुओं से सने चेहरे को कुछ लम्हों तक देखते रहने के बाद उसने आगे झुककर आयशा के भीग चुके गालों पर अपने होंठ रख दिए और फिर धीरे से उससे दूर होकर उसने आयशा के दोनों गालों को अपने हाथ में भरकर उसके आंसुओं को देख कहा, ये बेहद कीमती हैं, इन्हें यूं ही जाया नहीं करते। कि तभी आयशा ने कहा, माँ मुझे यह याद भी नहीं था और आपने। आयशा से कुछ बोला तक नहीं जा रहा था, उसे हिचकी आने लगी थी और अरमान ने उसे एक दफा फिर अपने सीने से लगा लिया और फिर उसकी पीठ से हिलाने लगा। कुछ समय तक आयशा यूं ही सिसकती रही और अरमान बिना ओफर किए उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा रहा। वक्त बीता और अब आयशा के आंसू काफी हद तक थम चुके थे। वो हौले से अरमान के सीने से अलग हुई। उसकी पलकें झुकी थी जब अरमान ने उसका चेहरा थाम कहा, रो लिया? आयशा ने बच्चों की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। ये देख अरमान ने कहा, गुड, क्योंकि अब एक आंसू नहीं निकलना चाहिए। ये सुन आयशा ने नजरें उठाकर अरमान को देखा कि तभी अरमान उसका हाथ पकड़कर एक और ले जाने लगा जहां पहले से ही एक टेबल को खूबसूरती से सजा रखा था। आमने सामने 2 चेयर रखी थी। चंद लोग थे जो सिर्फ सर्व करने के लिए थे, वरना उन्हें आयशा को देखना तक अलाउड नहीं था। हर किसी की नजरें झुकी हुई थी। अरमान ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके पीछे आ खड़ा हुआ कि तभी वहां एक केक का आना हुआ। ये बेहद ही प्यारा केक था, आयशा का पसंदीदा रेड वेलवेट। अरमान अब भी उसके पीछे खड़ा था। उसने आगे झुकते हुए अपनी बाहें आयशा के इर्द गिर्द डाली और उसके कंधे के किनारे झुकते हुए उसका एक हाथ थाम लिया और धीरे से बोला, जानता हूँ अपनी मोम को मिस कर रही हो हम। ये सुन आयशा का दिल भर आया। वाकई उसे इस वक्त सबसे ज्यादा अपनी माँ की याद आ रही थी। खैर, अरमान ने आयशा का हाथ थामा जिसमें उसने पहले से ही एक नाइफ पकड़ रखी थी। तो वहीं दूसरी तरफ वहां कुछ लोग खड़े थे जो वायलिन बजा रहे थे और इस वायलिन की धुन में हैप्पी बर्थडे सॉन्ग था। आयशा के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए एक विश मांगकर वो कैंडल बुझा दी और फिर केक कट किया। केक काटने के बाद उसने सबसे पहले उसे अरमान के होंठों की तरफ बढ़ाया तो अरमान ने उसका हाथ दोबारा उसके होंठों की तरफ मोड़ दिया और उसे वो केक खिलाने दिया। इस दौरान वो केक आयशा के होंठों के किनारे लग गया था, जिसे देख अरमान उसके चेहरे के करीब झुका और उसने वो किनारे लगा केक अपने होंठों में भर लिया। एक बेहद ही रुमानी और परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसने, जिसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी सिवाय उसकी मौके। लेकिन अरमान उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होने दे रहा था। आयशा ने अरमान की नज़रों में देख कहा, थैंक यू, ये दिन मेरे लिए इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो ये सुन अरमान सीधा खड़ा हुआ, और क्या तोहफा चाहिए मुझसे? आयशा जानती थी कि इतना सब कुछ तो अरमान पहले ही उसे दे चुका था, तो भला अब वो क्या ही उससे मांगे। लेकिन बावजूद इसके उसने कहा, आपकी स्माइल। ये सुन अरमान के माथे पर सिलवटें आ गईं और फिर आयशा ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने आज तक आपको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, तो बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट पूरी कीजिए। मगर अरमान के चेहरे के भाव टस से मज ना हुए। वो यूं ही बेदर्दी चेहरे के साथ उसे देखता रहा, जिसे देख आयशा समझ गई कि उसकी एक ख्वाहिश फिलहाल तो पूरी होने से रही। अरमान यूं ही कुर्सी पर बैठी आयशा के करीब आया और उसकी चिन को पकड़ उसका चेहरा बिल्कुल ऊपर उठा दिया और फिर उसके निचले होंठ पर अपना अंगूठा प्रेस करते हुए कहा, बी रेडी फॉर टुनाइट बेबी। ये कहते ही अरमान उससे दूर हुआ और बोला, यही रहना, मैं आता हूँ। कहकर अरमान वहां से आगे बढ़ गया और आयशा उसे जाते देखती रह गई। उसे अरमान के कहीं शब्दों का मतलब तो समझ नहीं आया, पर आज जो कुछ हुआ उसने उसके दिल को खुशियों से भर दिया था। अरमान उसकी नज़रों से दूर जा रहा था और आयशा उसे बस देखे जा रही थी। उसकी नज़रें नहीं हट पा रही थी अरमान से, और अचानक से उसके होंठों पर एक दिलनशी मुस्कान ठहर गई। जागी जागी सोई न मैं सारी रात तेरे लिए, भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए, अखियां बिछाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए। आयशा अचानक से किसी और ही दुनिया में खो गई और खुली आंखों से एक रुमानी ख्वाब देखने लगी जिसमें सिर्फ वो थी और अरमान, और उसके इस ख्वाब में अरमान मुस्कुरा रहा था। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। जन्नतें सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई ओ तेरे लिए झूमूं, दीवाना बनके तेरे लिए, वादा है मेरा, मैं हूं तेरे लिए। होना कभी तू जुदा। आयशा तो किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। आज उसे खुद पर ही गुरूर महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में अरमान जैसा शख्स है। अंडस्को 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 इधर अरमान वहां बने एक छोटे से कमरे में आया जहां पहले से ही एक आदमी को रस्सियों से बांध रखा था और वो बहुत बुरी दशा में जमीन पर पड़ा था। वहां पहले से ही अरमान के कुछ आदमी खड़े थे जो अरमान के आते ही सर झुकाकर एक लंग खड़े हुए। तो यहाँ अरमान के चेहरे पर अब फिर से वही दहशत पनपने लगी थी। जो नरमियत उसके लहजे में कुछ वक्त पहले तक थी अब उसका नामो निशान नहीं था। वो उस आदमी के करीब आया और उसने अचानक से एक लात सीधा उसके सीने पर दे मारी और दांत पीसते हुए बोला, रात बिताना चाहता था तू उसके साथ? हाँ। ये कहते ही अरमान ने उस आदमी के सीने पर इतनी जोर से एक लोहे की रोड मारी कि वो आदमी दर्द में तड़प उठा।
दरअसल जमीन पर पड़े इस आदमी ने कुछ देर पहले बहुत बेहुदा शब्द आयशा के लिए यूज किए थे और अरमान को इस बारे में पता लगने में देर ना हुई। और अब उस आदमी की मौत कैसी होगी इस बात को खुद भगवान भी नहीं बता सकते। और यहाँ आयशा इस वक्त अपनी ही दुनिया मगन थी, अपने और अरमान के ख्वाब बेहद हसीन थे उसके लिए, कि तभी उसे अचानक से किसी ने अपनी गोद में उठा लिया। आयशा की एकदम से तंद्रा टूटी और वो डर उठी, पर तभी उसकी अरमान के चेहरे पर जाकर ठहर गई। वो इस वक्त अपने मान की गोद में थी। अरमान के कदम तेज थे और वो पल भर में आयशा को अंदर कमरे में ले आया, और एक पल ना बीता कि आयशा के बिस्तर पर आते ही उसके होंठ अरमान की गिरफ्त में थे। कंटिन्यूड। हाँ, छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले जान। आई डोंट किस, आई ईट्स। ईयरफोन्स रेकमेंडेड। आयशा को अपनी बाहों में लिए अरमान अंदर आया कि तभी कमरे में आते ही आयशा का बिस्तर पर उसे लिटाना ना हुआ कि इतने में अरमान उसके होंठों पर अपना हक जमा चुका था। अरमान हर सब को तोड़कर आयशा के होंठों में खो चुका था, तो वही दूसरे हाथ से वो उसे ऐसी कदर किस करते हुए उसकी जैकेट निकालने लगे। आयशा के जिस्म पर मौजूद वो मोटी जैकेट अब अरमान ने अलग कर जमीन पर फेंक दी थी। और यहाँ आयशा अपनी सांसें लेने के लिए लड़ रही थी। अरमान ना जाने कितनी देर से आयशा के होंठों को जबत में किए उसे चूमे जा रहा था और उसकी ये किस पागलपन से भरी हुई थी। तभी अचानक से उन दोनों के होंठ एक दूसरे से अलग हुए और इसी के साथ अरमान ने एक दफा फिर आयशा को अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, ब्रेथ। हाँ, हमेशा की तरह वो फिर से सांसें लेना भूल गई और जब अरमान के लफ्ज उसके कानों में गूंजे तो अब जाकर उसने खींचकर एक सांस ली और उसके बाद अपनी हर एक सांसों को काबू में करने लगी। ना जाने नाजुक सी आयशा कैसे अरमान जैसे शख्स को झेल पाएगी, क्योंकि वो तो उसकी बस एक किस नहीं संभाल पाती है, उसे पूरा का पूरा संभालना तो बेहद मुश्किल बात हो जाएगी। अरमान कुछ पलों तक उसकी पीठ से हिलाता रहा। बाहर मौसम जितना सर्दीला था, अंदर उतनी ही गर्माहट थी। उस कमरे में एक फायरप्लेस मौजूद थी जिसमें जल रही आग की आवाज़ आयशा की तेज सांसों के साथ गूंज रही थी, और पर्याप्त रोशनी भी उस जलती आग से ही आ रही थी क्योंकि रूम की लाइट्स न के बराबर जल रही थी। आयशा कुछ समय तक खामोशी से अरमान के सीने पर लेटी रही, तो वही अरमान उसकी पीठ पर अपना हाथ से हिलाता रहा कि तभी अचानक से आयशा ने अपनी गर्दन उचकाई और इसी के साथ उसकी नजरें सीधा अरमान की नजरों से जा टकराई जो कि उसे ही देखे जा रहा था। आयशा ने दबी आवाज में कहा, डर लग रहा है? तो यहाँ अरमान ने उसके एक गाल को अपने हाथ से छूते हुए कहा, आगे कहीं आप मुझे छोड़कर चले गए तो। आयशा ने जैसे ही ये कहा तो अचानक से अरमान का हाथ जो उसके गालों पर रंग रहा था वो थम गया, और अब उसकी आंखों में एक भयानक ठंडापन था। तभी एक झटके में अरमान ने पलटकर आयशा को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर आते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला, मैं वो हूँ जो तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ सकता। अरमान के इस सर्द लहजे को देख आयशा कुछ पल के लिए सिहर उठी, पर तभी ना जाने उसके दिमाग में क्या आया और उसने सवाल किया, अगर मैंने आपसे दूर जाने की कोशिश की तो? मार डालूंगा। अरमान ने दो टूक जवाब छूटते ही दिया, जिसे सुन आयशा के का दिल धक्का रह गया। अरमान की आंखें इस समय इतनी खौफनाक लह रही थीं जिनसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी आयशा। वो लगभग कांप उठी, पर अरमान के होंठों के किनारे मुड़ गए। वो आयशा के डर को पड़ चुका था। उसने अपना एक हाथ आयशा की गर्दन पर रख कहा, मार डालूंगा उस वजह को जो तुम्हें मुझसे दूर करेगी। अरमान ने अपने शब्द पूरे किए, जिसे सुन अब जाकर आयशा ने सांस ली, वरना कुछ वक्त पहले तक तो उसके पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए थे। और यहाँ अरमान ने उसकी आंखों में देख कहा, हो गए सवाल? हाँ। आयशा सवालिया नजरों के साथ उसे देखने लगी। सो नाउ टेक दिस शर्ट ऑफ, कहते हुए अरमान ने आयशा से उसकी शर्ट के बटन खोलने का इशारा किया। आयशा कुछ पलों के लिए हिचकिचाई, पर फिर उसने अपने हाथ अरमान की शर्ट पर रख दिए और उसकी बटन एक एक कर खोलने लगी। सारी बटन्स खुलने के बाद अरमान आयशा के ऊपर से उठा और बिस्तर से खड़े होकर वो दूसरी ओर मुड़ गया, जिसके साथ ही उसने अपनी शर्ट निकालकर जमीन पर फेंक दी। यहाँ अरमान की पीठ आयशा के सामने थी और इस दौरान आयशा की नजरें अरमान के पीठ पर बने उस चील के टैटू पर जा ठहरी। आयशा ने आज तक इस टैटू को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन आज जब उसने इसे देखा तो ना जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये टैटू वो पहले भी कभी देख चुकी है। उसे ऐसा लगा मानो इस टैटू से उसका कोई तो रिश्ता है जो उसके जहन में स्पष्ट नहीं हो पा रहा। आयशा का सर दर्द करने लगा और वो सोच में पड़ गई कि आखिर उसने ये टैटू देखा तो देखा कहाँ, जबकि वो इस बात की कल्पना दूर दूर तक नहीं कर सकती थी कि ये टैटू उसने पहली दफा तब देखा था जब एक अजनबी के साथ रात बिताकर वो अगली सुबह उठी तो उसकी नज़र उसके किनारे लेटे शख्स पर जा ठहरी जो कि पीठ के बल लेटा था और उसका चेहरा भी दूसरी ओर था। इस कारण आयशा उस शख्स की शक्ल ना देख पाई और उस वक्त वो कुछ देखने की सुध बुध में बची भी नहीं थी। बस हड़बड़ी में उसकी नज़र उस अजनबी, जो कि कोई और नहीं बल्कि अरमान था, उसकी पीठ पर चली गई। तब देखा था आयशा ने पहली दफा इस चील की बनावट के टैटू को, जो कि अपने आप में ही काफी भयानक लगता था। लेकिन इस समय आयशा वहां तक सोच भी नहीं सकती थी कि इस पहेली का जवाब खुद अरमान मलिक होगा। इधर अपनी शर्ट उतारकर अरमान मुड़ा तो उसने पाया आयशा बिना एक पलक झपकाए उसे ही देखी जा रही है।
और अब जब अरमान उसे देखते हुए उसके करीब झुका तो उसके दिल की धड़कनें शोर करने लगी। अरमान ने आयशा की चिन पर अपनी पकड़ साधी और बेहद भारी और गर्म आवाज में मदहोशी के साथ कहा, बी ए गुड गर्ल एंड नाउ गेट अप। अरमान इतना ज्यादा डोमिनेटिंग साउंड कर रहा था कि आयशा का रोम रोम मजबूर हो गया उसके ऑर्डर्स मानने के लिए। आयशा धीरे से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। यहाँ अरमान एक कदम उससे दूर हुआ और फिर गहराई से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आयशा उसके दिए हुए उस साटिन के पीच कलर्ड गाउन में हद से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। ऊपर से उसके कंधे पर ठहरी वो पतली सी डायमंड स्ट्रिप उसके बेदाग बदन पर बखूबी चमक रही थी। अरमान उसके नजदीक आया और उसकी गर्दन पर अपनी हल्की पकड़ बनाते हुए कहा, इस ड्रेस के साथ बेहद हसीन दिखती हो। अरमान ने ये शब्द उसकी तौसीफ में कहे जिन्हें सुन आयशा शर्माई और उसने अपनी हया से भरी पलकों को झुका लिया। कि तभी अरमान ने कहा, और बिना किसी लिबास के तो कयामत ढाती हो। आयशा लाल पड़ गई और ये कहते ही अरमान का एक हाथ आयशा के कंधे पर पहुंचा और एक झटके में उसने वो कंधों पर सधे हीरे के मोतियों को बदन से नीचे गिरा दिया। आयशा के जहन में एक दफा फिर वही रात तंगी मचाने लगी जब वो अरमान के सामने बेलिबास हुई। वो ऐसा पल था जब अरमान ने उसके जिस्म के हर एक हिस्से को अपनी नजरों में बसा लिया था। और वहीं अरमान ने उसकी झुकी पलकों को देख उसके होंठों पर अपने होंठ टिकाते हुए कहा, आज तुम्हें पाने की जिद की है इस दिल ने। उसका इतना कहना भर था कि एक पल में उसने अपने लिबों को आयशा के लिबों से जोड़ दिया। आयशा हमेशा की तरह अपने होंठ सिए खड़ी रही जब अरमान ने कहा, किस मी बैक। आयशा की सांसें तेज हो गई। मैं नहीं कर पाती, मैं सिखाऊंगा, कहकर अरमान ने उसकी कमर में अपना हाथ फंसाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुंह खोलो। आयशा ने अपना मुंह खोला और तभी अरमान ने अपनी जबान आयशा के मुंह के कोने कोने में सहला दी। मूव योर लिप्स आयशा। आयशा अरमान के कहे अनुसार अपने होंठों को हिलाने लगी। नाउ सूके माय बॉटम लिप। आयशा अरमान के निचले होंठ को चूमने लगी तो वही अरमान उसके ऊपरी होंठ को अपने होंठों में दबाए चूमे जा रहा था। और अब कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे को किस, क्योंकि ये पहली दफा था जब आयशा ने अपनी तरफ से कोई पहल की थी। अरमान और अधिक पागलपन लिए उसके होंठों को चूमने लगा जब आयशा ने हरकत की। आज वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थी उसमें और यही बात अरमान को पागल किए जा रही थी जिस वजह से अरमान का डोमिनेशन उस पर बढ़ता ही जा रहा था। आयशा की अचानक से चीख निकल गई क्योंकि अरमान ने उसके होंठों को काट लिया था। आपने मुझे काट लिया। आयशा ने बमुश्किल अपनी सांसें संभालते हुए कहा। यस जान, बिकॉज आई डोंट किस, आई ईट्स। ये कहते ही अरमान ने आयशा को घुमाकर खड़ा कर दिया जिससे उसकी पीठ अरमान के सीने से आ लगी। आयशा का पूरा जिस्म गर्म पड़ चुका था। उसका दिल धक 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 हुए जा रहा था और अरमान उसकी धकने और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहा था। उसके हाथ आयशा की पीठ पर सैर करते हुए उसके गाउन की जिप पर आ थमे कि तभी उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और उसने खींचकर उस जिप को खोल दिया और दूसरे हाथ से आयशा का के दूसरे कंधे की स्ट्रिप भी गिरा दी जिसके चलते पल भर में पूरा गाउन फिसलकर जमीन पर जा गिरा। इधर आयशा की सांसें थम गईं उस एक पल में, पर अरमान यहाँ ना रुका क्योंकि एक पल नहीं बीता था और उसने आयशा की इनर वियर के हुक भी खोल दिए थे और उसे उसके जिस्म से अलग कर अपने हाथों में थामे रहा। वो आयशा की कमर पर अपना हाथ रख उसे अपने सामने घुमाता है और आयशा अपने लाल पड़ चुके झुके चेहरे के साथ उसकी तरफ घूमी जिसे देखते हुए अरमान ने उसकी इनरवियर को अपने होंठों से लगाकर चूम लिया और फिर उसे फेंकने की बजाय अपने पैंट की पॉकेट में डाल लिया। तभी उसने आयशा को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वॉशरूम में लाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। अरमान ने आगे झुककर आयशा की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उन्हें हटाने की बजाय वो उन होंठों को नीचे बढ़ाने लगा। शावर से गिरती पानी की बूंदें उन दोनों के बदन को भिगोए जा रही थी, लेकिन आयशा के ऊपर उन ठंडी बूंदों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसका जिस्म तो लावे की तरह तप रहा था। सुनो ना, कहे क्या, सुनो ना दिल मेरा, सुनो ना, सुनो जरा। तेरी बाहों में मुझे रहना है, रात भर तेरी बाहों में होगी सुबह। तो वही अरमान घुटनों के बल जा बैठा और उसने अपने दोनों हाथ आयशा की कमर पर फंसा दिए और अपने तपते होंठ आयशा की नाभि पर रख दिया। बेइंतहा बेइंतहा, यूं प्यार कर, यूं प्यार कर, बेइंतहा। आयशा का पूरा जिस्म थरथरा उठा और उसके हाथ अरमान के कंधे पर जा धंसे। अरमान अपने होंठ उसके पेट से चलाते हुए और अधिक नीचे ले जाने लगा और अब उसके होंठ आयशा की थाइस पर हरकत कर रहे थे। इस दौरान अरमान की नज़र आयशा की थाई के एक हिस्से पर जाकर ठहर गई जहां एक छोटा सा तिल था। देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान, बेइंतहा। कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छू ले मुझे इस कदर, बेइंतहा। अरमान ने अपने होंठ आयशा के उस तिल पर रख दिए और उसे चूमकर दांतों से काट लिया। आयशा के नाखून अरमान के कंधों पर जा धंसे और वो सिसक गई कि तभी अरमान अचानक से उठ खड़ा हुआ और एक पल में उसने आयशा के होंठों को दबोच लिया और अब उन दोनों की सांसें आपस में घुल गईं। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ, बाहों में तेरी आके जहां दो यूं सिमटने लगे, सैलाब जैसे कोई बहने लगे।
इस दफा खास ये था कि आयशा भी उसका साथ दे रही थी। कुछ समय पहले अरमान ने आयशा को जो किस करने की ट्रेनिंग दी थी उस पर आयशा बखूबी अमल कर रही थी। उसके हाथ अनायास ही अरमान के बालों में जा फंसे और अब दोनों एक दूसरे के जिस्म पर अपने हाथ चलाते हुए एक दूजे में खोए जा रहे थे। खोया हूँ मैं आगोश में, तू भी कहाँ अब होश में, मखमली रात की हूँ ना सुबह, बेइंतहा। अरमान ने उसे किस करते हुए अपनी गोद में उठा लिया, जिस दौरान उन दोनों के होंठ अब भी आपस में ही उलझे थे। अंदर कमरे में आकर अरमान ने आयशा को बिस्तर पर लिटा दिया और दोनों के ऊपर एक चादर लपेट ली। आयशा की आंखें बंद हो गईं और वो इस पल को अपनी रूह में समाने लगी। गुस्ताखियां कुछ तुम करो, कुछ हम करें, इस तरह की। तभी उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। अरमान की आंखों में एक अजीब सा नशा छाया था और उसने बेखुमारी से आयशा को अपनी निगाहों में बसा लिया। तो वहीं आयशा शर्मा उठी। शर्मा के दो साए हैं जो मुंह फेर ले हमसे यहाँ। उसी पल आयशा को देखते ही देखते अरमान ने अपने हाथ को उसके नीचे सरकाते हुए उसके जिस्म के नाजुक हिस्से को छू लिया और इतना होना भर था कि आयशा तड़प उठी। हाँ, छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले। अल्फाज भीगे भीगे क्यों हैं मेरे। हाँ, यूं चूर हो के मजबूर हो के कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों हैं मेरे। आयशा तड़प उठी थी, मगर अरमान के हाथ आज बेकाबू हो चले। वो उसके बदन के हर हिस्से को छूकर महसूस करने लगा और उसकी हर छुअन पर आयशा का शरीर जकड़ता जा रहा था। उसने अपने हाथ अरमान की पीठ पर जकड़ दिए और बेकाबू होकर नाखूनों को उसकी पीठ में गड़ा दिया। उन दोनों के बदन आज बगावत पर उतर आए थे। दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर भीगे बदन ले रही रात भर अंगड़ाया बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा, यूं प्यार कर बेइंतहा। आयशा की आंखें छलक उठी। एक अजब सा एहसास उसकी रूह को भिगो गया। ये एहसास कैसा था इसे बयां नहीं किया जा सकता, पर वो इतना जानती थी कि अब अरमान उसके लिए वो बन चुका है जिसके बिना वो जी नहीं पाएगी। अरमान के होंठ उसके जिस्म के कोने कोने को छू रहे थे। वो गर्दन से होते हुए नीचे बढ़ा और उसके जर्रे जर्रे पर अपने लिबों की छाप छोड़ने लगा। पर तभी अचानक से फोन की घंटी बज उठी, जिसे पूरी तरह से अनसुना कर अरमान ने अपने होंठों को आयशा के होंठों पर सजा दिया और उसके नग्न बदन पर हाथ चलाने लगा। यहाँ फोन की घंटी बजे ही जा रही थी, जिसने आयशा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो अरमान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अरमान ने उल्टा उसकी कलाई पकड़ ली और अब उसके नाजुक से होंठों पर अपने शरीर की पूरी ताकत लगा दी। कमबख्त फोन की घंटी थमने का नाम नहीं ले रही थी और इस दफा अरमान का पारा चढ़ गया। उसने आयशा से दूर हुए बिना ही बेड किनारे रखी मेज से अपना फोन उठाया और बिना नाम देखे ही चिल्ला उठा, हु द एफ के इज दिस। जहां आयशा उसकी चीख सुन सहर गई, तो वहीं दूसरी तरफ से फोन पर कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुन अरमान के चेहरे के भाव बदल गए। कंटिन्यूड, जल्दी जल्दी लाइक करो विदाउट कंजूसी। सरप्राइज, अरमान मालिक इज अ गैंगस्टर, बेंगलोर, मलिक मेंशन। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक कुछ गाड़ियां सीधे मलिक मेंशन के सामने आ खड़ी हुई और उन्हीं गाड़ियों के बीच खड़ी एक काली रंग की चमचमाती रेंज रोवर से बाहर अरमान मलिक निकला। अरमान के साथ साथ दूसरी सीट से आयशा भी बाहर आए। आयशा के चेहरे पर बेहद परेशानी भरे भाव थे। उसे कुछ पता नहीं था कि अचानक से वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, लेकिन अरमान के चेहरे पर जब उसने सिलवटें देखी तो उसने पलटकर सवाल जरूर किया था कि आखिर वो अचानक से कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। पर अरमान ने बस ये कहा कि कुछ ही देर में वो दोनों इंडिया पहुँचने वाले हैं। और इसके बाद पूरे रास्ते आयशा और अरमान दोनों के बीच में एक खामोशी फैली रही। अरमान अपने कदम सीधे मेंशन के अंदर बढ़ाने लगा, तो वहीं उसे देखते हुए आयशा भी पीछे पीछे चलने लगी। आयशा ने इस वक्त सिंपल सी टॉप और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। अक्सर वो इसी तरह के कपड़े पहना करती थी। तो वहीं अरमान ने व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहना था। उसकी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स कोहनी तक मुड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक घड़ी थी जो बेहद चमचमा रही थी। कुछ ही पलों में अरमान और आयशा दोनों अंदर पहुंचे, लेकिन अंदर आते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पूरे मेंशन में अंधेरा पड़ा हुआ है। इस अंधेरे को देख अरमान को हैरानी हुई। पूरे मेंशन में अंधेरा देख अरमान चिल्लाया, जूली, लाइट्स ऑन क्यों नहीं है। मगर पलटकर कोई जवाब ना मिला कि तभी अरमान फिर से चिल्लाने को हुआ, जूली। कि तभी अचानक से मेंशन की हर एक लाइट जल उठी और इसी के साथ जो नज़ारा अरमान और आयशा के सामने आया उसे देख उन दोनों के चेहरे के भाव बदल गए और आयशा की हैरानी का तो ठिकाना ही ना रहा। उसी पल पीछे से जोर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, SURPRISE। ये सुनते ही आयशा मुड़ी, मगर अरमान अब भी ज्यों कि त्यों खड़ा था। तो वहीं आयशा ने जब पलटकर देखा तो उसके सामने प्राची, सुहाना, जूली और शौर्य खड़े थे। उन सबने अपने हाथ में पके बलून फोड़ दिए और मुस्कुराते हुए चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे आयशा। ओह, तो ये सब बर्थडे प्लानिंग थी, इसीलिए पूरे मेंशन में बलून्स लगा रखे थे और उसे अच्छी तरह से सजा रखा था। आयशा की आंखें चमक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका बर्थडे इतना स्पेशल बन जाएगा। इतने में ही सुहाना आयशा के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे डियर सिस्टर। आज पहली दफा सुहाना ने उसे स्टेप सिस्टर की जगह सिस्टर कहा था और उसका बर्ताव भी काफी अच्छा था आयशा को लेकर। आई नो,
आप दोनों को अचानक से बुलाना सही नहीं था बट और क्या सोच के तुमने ये हरकत की? ये आवाज़ अरमान की थी जो कि बेहद गुस्से में आ गया था। इन सब में मेरी गलती है अरमान। अचानक से शरद की आवाज़ उन सबके कानों में गई। अरमान ने नजरें उठाकर देखा तो सामने सीढ़ियों से उतरते हुए शरद उसे दिखाई दिए। वो नीचे आकर सीधे अरमान के सामने खड़े होकर बोले, मैं जानता हूँ कि अचानक से हम सबने तुम्हें डरा दिया। डरा दिया? आर यू सीरियस डैड? इतना भद्दा मजाक करके आप बोल रहे हैं कि ये सब इस सो कॉल्ड सरप्राइज के लिए था? अरमान के गुस्से को देख वहां मौजूद हर एक शख्स डर गया। इधर सुहाना अरमान के सामने आकर बोली, आई एम सॉरी भाई, आई नो आपको पापा के हार्ट अटैक का बहाना बनाकर यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था, बट हमें पता था कि आप हमारे बुलाने से नहीं आएंगे, इसलिए ये बहाना बनाना पड़ा बिकॉज। कहते हुए सुहाना ने अपनी नज़र आयशा पर डाली, क्योंकि मैं आयशा का बर्थडे स्पेशल बनाना चाहती थी। ये कहकर सुहाना आयशा के पास आई और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर बेहद पोलाइट आवाज में बोली, मैं जानती हूँ आयशा, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट अब मुझे सच में रियलाइज हो गया है कि तुम्हें लेकर मेरा गुस्सा वाकई बेवजह था और इसी की माफी में मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया और इन सब में तुम्हारी फ्रेंड और डैड को इन्वॉल्व किया। मैं बस तुम्हारे लिए ये दिन स्पेशल बनाना चाहती थी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। आयशा का साफ दिल तुरंत मोम की तरह सुहाना की बातों पर पिघल गया। उसने पलटकर सुहाना का हाथ और अधिक मजबूती से थामा। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा इन सब का, बल्कि थैंक यू मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। बस बहुत हुआ। अरमान से ये भरत मिलाप और ना देखा गया। उसकी नज़र आयशा के उन हाथों पर जा ठहरी जिनसे उसने सुहाना को थाम रखा था। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन अरमान को अपनी बहन तक का छूना पसंद नहीं था आयशा को। वो तेज कदमों के साथ आयशा के पास आया और एक झटके में उसने आयशा का हाथ सुहाना से अलग कर दिया और बोला, चलो यहाँ से। कहकर अरमान उसे खींचकर वहां से ले जाने लगा, पर आयशा के कदम एक जगह जम गए और जब अरमान ने महसूस किया कि आयशा अपनी जगह से हिली भी नहीं है तो ये महसूस कर अरमान ने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और उसकी नजरें इस समय इतनी डार्क थीं जिन्हें देख आयशा कुछ पल के लिए सिहर उठी, पर फिर उसने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। ये कहते ही अरमान उसे ले जाने को हुआ, पर तभी आयशा ने अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, प्लीज रुक जाइए, सबने इतने मन से तैयारी की है। ओ आई डोंट एफिंग केयर किसने क्या किया है और क्या नहीं, तुम मेरे साथ अभी और इसी वक्त यहाँ से चल रही हो एंड डेट्स फाइनल। अरमान की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। आयशा को डर तो लग रहा था, लेकिन सुहाना के बर्ताव को देख उसका दिल पिघल चुका था और उसे बुरा लगेगा अगर वो यहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। यही सोचते हुए उसने हिम्मत जुटाई और कहा, प्लीज मेरी बस एक बात मान लीजिए, आज मेरा बर्थडे है और मैं बस एक चीज मांग रही हूँ आपसे कि फिलहाल यहाँ रुक जाइए, उसके बाद आप जब जाने को कहेंगे मैं वहाँ आ जाऊंगी। आयशा की आवाज में इतना दुलार था कि कोई कैसे मना कर पाता। अगर कोई और दिन होता तो अरमान आयशा को कंधे पर टांग कर यहाँ से ले जाता, लेकिन आज वो बस उसके ये शब्द सुन के रह गया कि वो अपने जन्मदिन के लिए कुछ मांग रही है। अरमान ने एक गहरी नजर शरद पर डाली और फिर सुहाना पर, और फिर उसने झटककर आयशा का हाथ छोड़ा। बेहद क्रोध में धधकता हुआ वहां से अकेला चला गया। आयशा का दिल बैठ गया उसे जाते देख। वो उसे हट नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती से ही सही, पर वो ऐसा कर चुकी थी। आयशा उसे जाते देखती रह गई। जब उसके कंधे पर सुहाना ने हाथ रखा, आयशा, भाई शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट यू डोंट वरी, वो जल्दी ही आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो हम बुला लेंगे, प्राची ने चकहते हुए कहा और सीधे आयशा के गले आ लगी। मेरी आयशा रानी, दुखी नहीं होते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों थे कहाँ? प्राची ने आयशा का दिल भटकाना शुरू किया, पर आयशा का दिल तो जा चुका था उसके अरमान के साथ। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। आयशा इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी। कुछ समय पहले सभी लोगों ने मिलकर उसका केक कट करवाया और फिर उसके साथ हल्का फुल्का सेलिब्रेशन करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। शौर्य और शरद फिलहाल एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे और आयशा के साथ प्राची उसके कमरे में बैठी थी। तूने बताया नहीं आयशा, तुम दोनों कहाँ थे? बिस्तर पर फोन चला रही प्राची ने सवाल किया, और आयशा इस समय ड्रेसिंग के सामने बैठी थी। जब उसने प्राची का सवाल सुना और ये सवाल सुनते ही उसके दिल में वो नज़ारा कौंध उठा जब वो और अरमान एक दूसरे के कितने करीब आ गए थे। जहां एक तरफ उसका वो सब याद करते हुए चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रह रहकर अरमान का गुस्सा उसे याद आ रहा था। ओ हेलो मैडम, कहाँ खो गई? मिस्टर अरमान मलिक की यादों में। प्राची की इस बात पर आयशा की तंद्रा टूटी। आयशा, नहीं, वो बस ऐसे ही। प्राची, हम तो अब बता, कहाँ थी तू? आयशा, तुझे क्या करना है ये सब जानकर? प्राची, अरे यार, बता देना प्लीज। आयशा, नहीं, ये सब प्राइवेट है। प्राची, ओह प्राइवेट, तो तू इतना तो बता ही सकती है ना कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गए? और अचानक से प्राची की आवाज में उत्सुकता आ गई। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज उन्होंने तुझे प्रपोज किया? प्राची की इस बात पर आयशा ने कहा,
काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता तेरा, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो अभी तक प्रपोज क्यों नहीं किया? अब भला आयशा उससे क्या कहती कि अरमान इससे भी बहुत कुछ ज्यादा कर चुका था। खैर, कुछ समय बाद प्राची वहां से जाने को हुई, पर जाने से पहले उसने आयशा से कहा, यार बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट अगर प्यार हो तो उसका इकरार कर देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। प्राची के कहे ये शब्द आयशा के दिल में शोर कर गए। वो इतना तो समझ चुकी थी कि अब अरमान उसकी चाहत बन चुका है, उसके बिना जीने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी कि तभी उसके जहन में कुछ समय पुरानी यादें गूंज उठी, जिन्हें याद कर आयशा के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। फ्लैशबैक, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आयशा चिल्ला उठी। उसके सामने कबीर और साथी नियो ऑफिसर्स खड़े थे, और यहाँ कबीर ने एक गहरी सांस ली और फिर आयशा को समझाते हुए कहा, अरमान मलिक इज अ गैंगस्टर। कबीर की आवाज बेहद फ्रस्ट्रेटेड थी, तो यहाँ आयशा से अब ये लफ्ज और ना सुना गया और एवो कदम से चीख उठी, ENOUGHHH। आयशा पहली दफा इतने गुस्से में देखी गई, क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अरमान पर यह इल्जाम हरगिज बर्दाश्त ना हुआ कि वो एक गैंगस्टर है, एक गैंगस्टर जिससे वो खुद इतनी नफरत करती थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं तब से हर कोई हर एक मुमकिन कोशिश करता है उन्हें मुझसे दूर करने की, और कुछ दिन पहले ही मेरे साथ ऐसा हो चुका है जब उन्हें मुझसे दूर करने के लिए मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। पर जानते हैं, जब सब सबूत मेरे खिलाफ थे तब किसने मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा किया? अरमान मलिक। आयशा की आंखें अंगारे उगलने लगी। कबीर जान चुका था कि आयशा को समझाना बेहद मुश्किल होने वाला है। वो बेहद क्रोध लिए मुस्कुराकर बोला, वाह, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट किया है उसने तुम्हें। तो आयशा छूटते ही बोल उठी, मुझे मैनिपुलेट कौन कर रहा है ये मैंने अच्छे से जानती हूँ, इसलिए इस बात का वहम अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं अब किसी की भी बातों में आऊंगी, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो आप पर ट्रस्ट करूंगी जिसके पास एक सबूत तक नहीं है उनके खिलाफ। हाँ, क्योंकि वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि ही इज़ अ डैम गैंगस्टर। इस दफ़ा खुद कबीर भी फ्रस्ट्रेशन के मारे चिल्ला पड़ा। हमारे पास सबूत नहीं है क्योंकि पूरा सिस्टम उसके अंदर है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि वो कितना पावरफुल है, और इसीलिए हमें तुम्हारे पास आना पड़ा क्योंकि एक तुम ही हो जो हमें सबूत दिलवा सकती हो। आयशा का दिल दहल गया कबीर के शब्दों को सुन, लेकिन इस बार उसने भी ठान ली थी कि वो किसी की बातों में नहीं आएगी। यहाँ कबीर ने कहा, यहाँ तक कि खुद उसके फादर शरद मलिक को भी ये आइडिया नहीं है कि उनका बेटा उनका फैमिली बिजनेस सिर्फ दुनिया की नज़रों में संभालता है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो काली दुनिया का बेताज बादशाह है। लोग कांपते हैं उसका नाम सुन के। कबीर की सांसें फूलने लगी थी आयशा को समझाते समझाते। आयशा प्लीज समझने की कोशिश करो, वो बहुत डेंजरस है, इवन तुम्हारा उसके साथ रहना तक सिर्फ नहीं। और बस, आयशा ने अपना हाथ दिखाकर कबीर को खामोश कर दिया, और आयशा ने कहा, बहुत हो गया आपका, जितना बोलना था बोल चुके, एंड यू नो वॉट, मुझे अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रहा। कबीर का इस बार दिमाग खराब हो गया। आयशा तुम कि तभी सर, अचानक से किसी ने आवाज दी। कबीर ने मुड़कर देखा तो सामने ऑफिस का गेट खोलकर एक शख्स ने कहा, हमें निकलना होगा अभी। ये सुन कबीर तुरंत हरकत में आ गया। उसने जाने से पहले एक बार आयशा से कहा, आज जो कुछ हमारे बीच में बातें हुई उसे तुम्हें अपने तक रखना होगा। तुम्हें नहीं करना हम पर भरोसा तो मत करो, बट प्लीज गलती से भी इस बारे में अरमान को पता नहीं चलना चाहिए। ये कहते ही कबीर वहां से चला गया और आयशा उसे जाते देखती ही रह गई। कंटिन्यूड, तुम्हारे जिस्म की चाह है। माया और अभय दोनों के पैर खून से लहूलुहान हो चुके थे और दोनों के पैरों से खून रिसे जा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जो दर्द उन्हें अपने दिल में महसूस हो रहा था उसकी तुलना में ये दर्द बहुत कम है। गलतफहमी तो यही थी अभय को कि वो सिर्फ अकेला है जिसने ये दर्द महसूस किया, जबकि वो इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उससे भी कई गुना ज्यादा माया तड़पी है, और उसकी तड़प ऐसी है जिसे बयां तक नहीं किया जा सकता। अभय ने उसे इस वक्त अपनी गोद में उठा रखा था और वो उसी तरह उसे कांच पर चलते हुए माया को बिस्तर तक ले आया। कितनी तड़प, कितना दर्द था इन दोनों के रिश्ते में। मोहब्बत थी जो शायद ढल चुकी थी, लेकिन माया ने इस मोहब्बत को अपने दिल से कभी कम न होने दिया। तो वही अभय ने अपनी मोहब्बत के साथ साथ नफरत भी शिद्दत से निभानी चाहिए, लेकिन शायद माया के आंसू उसे ये करने से हर दफा रोक रहे थे, क्योंकि वो जब भी माया को तकलीफ देने पर आमादा होता तब उसके आंसू अभय के दिल को इस कदर घायल करते कि वो खुद कई गुना ज्यादा तड़प उठता। अभय ने माया को बिस्तर पर बिठाया तो वही माया की नजरें जमीन पर झुकी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जिसके साथ साथ पैरों से खून भी रिस रहा था, पर उसे अपने पैरों के जख्म का जरा भी मलाल ना था, बल्कि वो तो अभय के पैरों को देख तड़पी जा रही थी। कि तभी उसने अचानक से अभय का हाथ थाम कर कहा, मुझे दर्द दीजिए ठाकुर साहब, पर खुद को तकलीफ मत पहुंचाइए। ये कहते हुए माया की नजरें अभय की नजरों से जा टकराई। जहां माया के चेहरे पर बेतहाशा पीड़ा थी तो इधर अभय का चेहरा हमेशा की तरह शून्य लग रहा था। उसने माया का हाथ अपने हाथों से अलग किया और सीधे उठ खड़ा हुआ और उस कमरे से बाहर चला गया।
तो यहाँ माया उसे जाते देखती रह गई, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ अभय पर नहीं बल्कि उसके पैरों से निकल रही खून पर थी, जिसके छाप उस सफ़ेद फर्श पर पड़ चुके थे। तभी कुछ ही पलों में अभय का वहां वापस आना हुआ और इस वक्त उसके हाथों में एक फर्स्ट एड बॉक्स था। अभय माया के पैरों के करीब बैठ गया और जैसे ही उसके पैरों को हाथ लगाने को हुआ उसी पल माया ने अपने पैर पीछे खींचे। ये आप क्या कर रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। माया की इस बात पर अभय ने उसे एक नज़र देखा और उसकी नज़रें इतनी ठंडी थी जिन्हें देख माया सिहर उठी और वो इससे आगे कुछ ना कर सकी। यहाँ अभय उसे देखते ही देखते अपना हाथ आगे बढ़ने लगा और उसने अपने हाथ से माया का एक पैर थाम लिया और इस दफा माया उसे कुछ ना बोल पाई क्योंकि वो अभय की नज़रों को देख कांप उठी थी। न जाने कैसी थी अभय की ये बेदर्दी नफरत, जो दर्द देना भी चाहती थी और उसे दर्द में देख भी ना सकती। यहाँ उसे अपने लिए इस कदर बर्ताव करता देख माया का रोना छूट गया क्योंकि वो टूट गई थी अभय को अपने लिए ये बर्ताव करता देख। अगर मारना है तो मार दीजिए, पर ये मत कीजिए, मुझे आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती ठाकुर साहब। ये कहते ही माया फफक पड़ी और इधर अभय के हाथ लगातार उसके पैरों पर चल रहे थे, जो कि उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहा था। मैं जानती हूँ मैंने जो किया उसकी माफ़ी बिल्कुल नहीं है और मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझे सजा दें, क्योंकि कुछ गलतियों की सिर्फ सजा होती है, माफ़ी नहीं। और मैं आपकी हर एक सजा के लिए तैयार हूँ, बस आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जिन नज़रों से आप मुझे देखते हैं वो नज़रें मुझसे नहीं सही जाती, क्योंकि मैंने हमेशा से आपकी नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी है और अब इस नफरत को मैं नहीं सह पा रही हूँ ठाकुर साहब, नहीं सह पा रही हूँ। अभय अब भी खामोश रहा और उसने कुछ ना कहा और अब उसने माया का दूसरा पैर पकड़ लिया और उस पर भी मरहम लगाने लगा। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ए बेदवा पाया। अचानक से अभय के ये शब्द माया के कानों में पड़े, जिन्हें सुन उसने अपनी नजरें उठाई तो उसने देखा कि अभय एकटक उसे देखे जा रहा है। कुछ पल के लिए उन दोनों की नजरें आपस में इस तरह थम गई मानो उनके लिए वक्त थम सा गया हो। माया अभय के सीने से लग जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये मुमकिन नहीं, पर न जाने क्यों आज उसके दिल ने मनमानी कर ही डाली और वो सीधा अभय के सीने से आ लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। तो यहाँ अभय के हाथ बिल्कुल स्थिर थे, उसने जरा भी हलचल न की। अभय ने न ही माया को खुद की बाहों में समेटा और न ही खुद से दूर किया। मुझे मार डालिए ठाकुर साहब, मार डालिए मुझे, माया अभय की बाहों में सिमटी बस यही कहे जा रही थी। तो यहाँ अभय ने कहा, ऐसे कैसे मार डालूं तुझे मुहतरमा। आज जब इतने वक्त बाद माया ने अभय के मुंह से अपने लिए मुहतरमा सुना तो उसका दिल से भर उठा। वो जानती थी कि अभय कभी उसे माया कहकर नहीं पुकारता था, हमेशा उसकी जबान पर सिर्फ एक लफ्ज रहता था जिससे माया को इस हद तक मोहब्बत थी कि वो अपनी जान भी न्यौछावर कर दे उस एक लफ्ज के लिए, और वो लफ्ज था अभय की जबान से मुहतरमा सुनना, जिसे सुन उसका दिल धड़क उठता। और आज वही लफ्ज उसने अभय की जुबान से दोबारा सुना था, जो कि वो हमेशा उसे मोहब्बत में कहा करता था। माया धीरे से अभय के सीने से अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी, तो इधर अभय ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और कहा, इतनी आसान मौत मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने जो तड़प और दर्द मुझे दिया है उसकी सजा केवल मौत नहीं है, बल्कि वही दर्द और वही तड़प तुम्हें भी महसूस होना चाहिए जो मैंने की है मोहब्बत में। ये शब्द बोलते हुए अभय के जबड़े कस गए, तो यहाँ माया डरते हुए उसकी आंखों में देखे जा रही थी। सच कहा आपने, मैंने जो किया उसकी सजा सिर्फ मौत हो ही नहीं सकती, पर बस बहुत हुआ, अब इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं, वरना क्या करेंगे? अपने लबों से मेरे लबों को शांत करेंगे, माया छूटते ही बोली। और उसी पल उन दोनों के दिमाग में वो नज़ारा आ गया जब माया पहली दफ़ा अभय की जिंदगी में आई थी और वो उस पर शक करने की गलती की वजह से वो लगातार उससे माफ़ी मांगे जा रही थी, पर अभय था कि उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था और उसकी बकवास सुन सुनकर थक चुका था वो। और तब उसने ये लफ्ज़ उससे कहे थे, ये हक हमेशा से आपका था और आपका रहेगा। मैं चाहे आपसे कुछ ना कह पाऊँ, पर यह जरूर कह सकती हूँ कि मैं अभी भी आपके लिए उतनी ही पवित्र हूँ जितनी पहले हुआ करती थी। ये सुनते ही अभय का खून खौल उठा और उसने अचानक से माया के बालों को अपने हाथों में जकड़ा और उसे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आते हुए माया की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म की चाह है, या फिर मैं यहाँ तुम्हारी पवित्रता की निशानी मांग रहा हूँ? अभय के क्रोध को देख माया थरथरा उठी और यहाँ अभय ने आगे कहा, मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं जो तेरे जिस्म तक आकर रुक जाए, क्योंकि मैंने तुझे चाहा है, तेरे दिल को चाहा है, हमेशा से, और शायद आज भी। अभय का इतना कहना भर था कि माया की आंखों से इस दफा आंसू की बूंदें लुढ़की चली गईं, जिन्होंने इस बार थमने का नाम लिया ना लिया। तो इधर अभय ने कहा, तू भले ही पवित्र ना होती, पर दगाबाजी ना करती, तब भी ये अभय ठाकुर तुझ पर अपनी जान न्यौछावर कर देता। और काश मैं कह सकती आपसे कि मैं दगाबाज नहीं। माया के दिल ने ये शब्द चीख चीख कर कहे, पर वो अपनी जबान से इन्हें बाहर ना निकाल पाई। अभय उसकी आंखों में देखता रहा और तभी उसने कहा, तेरे दर्द की बस अभी शुरुआत हुई है माया। ये कहते ही अभय ने उसके सीने पर रखा दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। माया का जिस्म ठंडा पड़ गई उसकी इस हरकत से, और इधर अभय ने कहा, क्या सच में इस जिस्म को कुचलने से सब सही हो जाएगा? अगर आपके दिल को सुकून मिले ऐसा करने से तो मैं उफ़र तक नहीं करूंगी।
माया उसकी आंखों में आंखें डाल दर्द भरी आवाज में बोली। और यहाँ अभय ने उसके होंठों से अपने होंठ टिकाकर बेदर्दी से उसके जिस्म पर अपना हाथ चलाया कि तभी उसके हाथ माया के सीने पर आ थमे और उसने अचानक से उसके जिस्म के नाजुक हिस्से को मसल दिया और अपना एक हाथ ऊपर ले जाकर उसके ब्लाउज की डोरियां खोल दी। लेकिन उसी पल अभय के हाथ रुक गए, जिन्हें देख माया बेहिसाब तड़प लिए बोली, रुक क्यों गए? कर लीजिए अपनी मनमानी। अंडस्को सुबह से शाम हो चुकी थी पर अरमान अभी तक मेंशन नहीं आया था और इधर आयशा के बर्थडे की तैयारियां जोरों पर थी, जिन्हें खुद शरद अरेंज कर रहे थे और इसमें खुशी खुशी उनका साथ दे रही थी सुहाना। यहाँ शरद को इस बात की गलतफहमी थी कि सुहाना ये सब आयशा के लिए मन से कर रही है, जबकि वो तो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उसके दिमाग में किस तरह की साजिशें हैं पनप रही हैं। तो वहीं अंदर कमरे में आयशा इस वक्त बिस्तर पर गुमसुम बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मान के ख्यालों में खोई हुई थी। वो जानती थी कि उसने कल अरमान को कितना हर्ट किया है, लेकिन ये सोच भी नहीं था कि बात इतनी लंबी खींच जाएगी और अरमान अभी तक वापस नहीं आएगा। कि तभी उस कमरे में कुछ हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट का आना हुआ, जो कि आयशा को तैयार करने के लिए आई थी। उन्हें देखते ही आयशा ने मना कर दिया और कहा, मुझे कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी, आप सब प्लीज यहाँ से चले जाइए। तभी पीछे से जूलिया आकर बोली, ये क्या कह रही हैं आप आयशा मैम? आज आपका बर्थडे है, तैयार तो होना ही पड़ेगा ना, और नीचे गेस्ट भी आने लगे हैं। ये सुन आयशा ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे गेस्ट आए हुए या नहीं, आप बस ये बताइए कि वो आए या नहीं। वो कौन? जूलिया ने कहा। तो आयशा तेज आवाज में बोली, मान। उन मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट के साथ साथ जूलिया भी आयशा को आंख फाड़े देखने लगी। और तभी जूलिया ने सवाल किया, कौन मान? तो ये सुन आयशा ने छूते ही कहा, तुम्हारे अरमान सर, वो आए या नहीं? ये सुन जूलिया ने कहा, नहीं, वो तो नहीं आए हैं और मुझे लगता भी नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि शायद अरमान सर बहुत ज्यादा नाराज हैं। हाँ, और इन सब की वजह कौन है? मैं। अगर मैंने उन्हें नाराज किया तो आप सब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये बर्थडे खुशी खुशी मनाऊं? पर वह कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है जूली। अगर वो नहीं आएंगे तो मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहे और क्या नहीं। कि तभी वहां सुहाना का आना हुआ, जो आयशा के पास आकर बोली, आयशा, तुम भाई को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो और तुम देखना भाई जरूर आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा बर्थडे मिस करे। सुहाना की इस बात पर आयशा बुझी आवाज में बोली, लेकिन अगर नहीं आए तो? आएंगे, जरूर आएंगे। सुहाना के कॉन्फिडेंस को देख आयशा को भी महसूस होने लगा कि शायद वो सच कह रही हो। तभी आयशा ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ केक काटने तक का इंतजार करूंगी। अगर आए तो ही मैं केक काटूंगी, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी।